आज के वीडियो में संघ एनिलिडा पर आधारित टोटल एमसीक्यू आपको समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केचुए में हृदय होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है केचुए में हृदय होते हैं। अर्थवॉर्म पॉसेस हेयर्स। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी वाला, चार जोड़े हृदय होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ हेयर पाए जाते हैं। 4 पेयर्स ऑफ हेयर। आपको बता दें, अगर इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाता है और पूछा जाता है कि केचुए में कौन से खंड में हृदय होते हैं, इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, केचुए में कौन से खंड में हृदय होते हैं, तो बताएंगे 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में हृदय पाए जाते हैं। ऐसे आप बता देंगे। अगर इस तरीके से भी हृदय पर प्रश्न नहीं आता है और आता है फेरिटिमा पोस्टुमा के खंड 7वें, 9वें में केवल संरचना उपस्थित होती है। देखिए इसमें केवल 2 ही खंड दिए गए हैं, 7वें और 9वें में केवल संरचना उपस्थित होती है। तो आंसर इसमें कौन सा बताएंगे? आंसर बताएंगे इसमें पहला, पार्श्व हृदय उपस्थित होते हैं। पार्श्व हृदय। तो इस प्रकार से हृदय पर कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जान लीजिए कि केचुए में 4 जोड़े हृदय होते हैं, 4 जोड़े, और ये 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं। जो 7वां और 9वां खंड है, 7वें और 9वें खंडों के जो हृदय होते हैं ये लेटरल हेयर्स होते हैं, पार्श्वीय हृदय होते हैं, पार्श्वीय। और जो 12वें एवं 13वें खंडों के हृदय होते हैं ये पार्श्वग्रसनीय हृदय कहलाते हैं या लेट्रोएसोफेगल्स हेयर्ट कहलाते हैं। ये सभी पूरी जानकारी आप समझते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए, जो हम बता रहे हैं इसमें से भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज। तो इसका आंसर सही होगा बी, नेफ्रीडिया एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। और ये नेफ्रीडिया क्या है? तो बता दें कि ये उत्सर्जी अंग होते हैं। जो संघ एनिलिडा है, इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन पर ये कि मैंने प्रश्न बताया। अब अगर इस तरीके से प्रश्न ना आए और आ जाए केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है ये पूछ ले, तो आंसर इसमें सही होगा डी, अमोनिया एवं यूरिया केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज अमोनिया एंड यूरिया। बता दें कि जो केचुआ है, केचुए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ का, और म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं, म्यूकस और मूत्र के रूप में। और इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए, सामान्यतः यह केवल यूरिया ही उत्सर्जित करता है, सामान्य रूप से केवल यूरिया उत्सर्जित करता है। परंतु जब आर्द्रता होती है, जब मॉइस्चर अधिक होता है, अधिक मॉइस्चर होने पर यह अमोनिया भी उत्सर्जित करने लगता है। अब अगर इस तरह से प्रश्न आए और डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले कि केचुए के उत्सर्जी अंग हैं, डायरेक्टली प्रश्न आ जाए तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी, 10वें व 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं, यानी टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। जो अर्थवर्म होता है इसमें टेस्टिस सैक 10वें और 11वें खंड में पाए जाते हैं। अब अगर इस तरीके से प्रश्न आए और प्रश्न आ जाए कि केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं, वृषण सीधे सीधे पूछ ले, तो बताएंगे कि केचुए में वृषण 10वें और 11वें खंड में उपस्थित होते हैं। टेस्टिस अकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स 10th एंड 11th। तो 10th एंड 11th में टेस्टिस और टेस्टिस सैक दोनों पाए जाते हैं। अब अगर इस तरीके से प्रश्न आए, जननांगों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब पूछ ले कि
कि केचुए में अंडाशय किस खंड में पाए जाते हैं, अंडाशय किस खंड में उपस्थित होते हैं, या ओवरी किन खंडों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 13वें खंड में अंडाशय अथवा ओवरी पाई जाती है। केचुआ जो होता है, जो अर्थवार्म होता है, इसके 13वें सेगमेंट में ओवरी अथवा अंडाशय पाया जाता है। आपको बता दें कि जो केचुआ है, केचुआ द्विलिंगी जंतु होता है अथवा उभयलिंगी जंतु होता है, यानी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होता है। चाहे आप बाइसेक्सुअल कह दें चाहे हर्माफ्रोडाइट कह दें, तो द्विलिंगी जंतु होता है। और इनमें 10वें तथा 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं। जो 10वां और 11वां खंड होता है उसमें टेस्टिस सैक पाए जाते हैं, और प्रत्येक वृषण कोष में या प्रत्येक टेस्टिस सैक में एक जोड़ी वृषण होते हैं या एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय अथवा ओवरी पाई जाती है। जो 13वां खंड है उसमें एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। जो पॉलीकीटा है, इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज। आंसर इसमें सही होगा सी, ऑकर इन बंडल्स। पॉलीकीटा में सीटी बंडल्स में पाई जाती हैं, समूह में पाई जाती हैं। आपको बता दें कि एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति और व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो सीटी की स्थिति है और उसकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है उसका। और सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन जो सीटी होते हैं। और पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं तथा समूह और खंडों में स्थित होती हैं, समूहों में और खंडों में पाई जाती हैं। चूंकि प्रश्न में सीटी की प्रकृति पूछा गया था, इसीलिए आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा ऑकर इन बंडल। तो ये लोकोमोशन अथवा चलन अथवा गमन पर क्वेश्चन था। अगर ऐसे ना पूछा जाए और पूछा जाए पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाए कि पैरापोडिया के द्वारा गमन किन में पाया जाता है, तो आंसर बताएंगे कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया के द्वारा गमन होता है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन सम एनालिड्स। जो कुछ एनालिड्स होते हैं इनमें पाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ एनालिडा जो जंतु हैं इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, और ये पैरापोडिया गमन, श्वसन आदि कार्यों में यूज होते हैं। और पैरापोडिया में होता क्या है, तो पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक पाई जाती हैं। जो सीटी होती हैं ये संख्या में अधिक पाई जाती हैं। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कौन से जंतु हैं या ऐसा कौन सा वर्ग है कि जिसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, तो वर्ग आपको बता दें पॉलीकीटा के जो सदस्य होते हैं, जो पॉलीकीटा के सदस्य होते हैं इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। और अगर उदाहरण पूछ ले कि किस जंतु में पाए जाते हैं, तो नेरिस और कीटोपेटेरस में, नेरिस और कीटोपेटेरस में पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो चलन अंग होते हैं या लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया संबंधित है। ऐसे प्रश्न आ जाए घुमाकर कि पैरापोडिया संबंधित है, तो क्या बताएंगे, पैरापोडिया आर स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू, किसे, तो गमन और श्वसन से संबंधित है। अभी मैंने बताया था इसमें गमन और श्वसन में ये हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में चूसक पाए जाते हैं, कहा गया है सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। आंसर इसमें सही होगा डी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। तो सकर्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया है, जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने डिटेल से समझाया था। यदि आप लोग वो वीडियो संघ एनिलिडा का फुल लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। तो अग्रचूसक अग्र सिरे पर जो होते हैं उन्हें एंटीरियर सकर कहा जाता है। पश्चचूसक जो पश्च सिरे पर होते हैं, पीछे की ओर होते हैं, उन्हें पोस्टीरियर सकर कहा जाता है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं, जो जोंक होती है इसके जो क्रॉप होती है, क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच।
तो आंसर सही होगा इसका 10, यानी 10 चैम्बर्स होते हैं अथवा 10 कोष्ठ पाए जाते हैं। बताते चलें कि जो जोंक की आहार नाल होती है, इस आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है क्रॉप। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्रॉप, क्योंकि ये 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला रहता है। 9 खंड से लेकर के 18 खंड तक, और पूरे क्रॉप में 10 चैम्बर होते हैं, 10 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु कौन सा है? जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। तो इसका आंसर सही होगा पहला, जोंक द्विलिंगी जंतु होता है अथवा बाइसेक्सुअल एनिमल है अथवा हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन, किसमें बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा पहला, जोंक में बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। जो जोंक है इसे हिरडनेरिया भी कहा जाता है, हिरडनेरिया। और इसकी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल की जो मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर के नीचे एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। यानी जो जोंक है इसकी देह भित्ति की जो पेशियां होती हैं, उस पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ एक विशेष ऊतक पाया जाता है, उसे ही बोट्राइडल ऊतक कहा जाता है, बोट्राइडल ऊतक। और यह ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरडनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। तो मोस्ट ऑफ सीलोमिक स्पेस इन हिरडनेरिया इज फिल्ड विद, आंसर इसमें सही होगा सी, बोट्राइडल ऊतक से भरा होता है। अब अगर हिरडनेरिया पर दूसरा प्रश्न आए कि हिरडनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। अस्थायी क्लाइटेलम किन खंडों में बनता है? तो आंसर कौन सा बताएंगे? आंसर बताएंगे सी वाला, हिरडनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर जो होता है वो 33 खंडों में बटा होता है, 33 खंडों में। और इनके जनन काल में 9वें, 10वें तथा 11वें खंडों में क्लाइटेलम बनता है। 9वें, 10वें और 11वें खंडों में क्लाइटेलम का निर्माण होता है या क्लाइटेलम बनता है। और जो क्लाइटेलम की ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा कोकून का निर्माण होता है। क्लाइटेलम की ग्रंथियां एक पदार्थ का स्रावण करती हैं और उसी से कोकून का निर्माण होता है। कल के लेक्चर में कुछ लोगों ने पूछा था कि कोकून क्या है, तो आप लोगों को बता दें कि लार्वा अवस्था जो होती है उसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है, एक कवच बन जाता है, उसे ही कोकून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरडनेरिया में पश्चचूसक का निर्माण कितने खंडों के द्वारा होता है? जो पश्चचूसक होते हैं, पोस्टीरियर सकर होते हैं, इनका निर्माण कितने खंडों के द्वारा होता है? हाउ मेनी सेगमेंट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सकर इन हिरडनेरिया? आंसर इसमें सही होगा सी, 7 होते हैं, 7। आपको बता दें कि जो अग्रचूसक है, अग्रचूसक अथवा एंटीरियर सकर, ये 3 खंडों के द्वारा बनते हैं, आगे के 3 खंडों के द्वारा। और जो पश्चचूसक है ये 27 से लेकर के 33 खंडों में कुल 7 खंडों के द्वारा बनते हैं, 7 खंडों के द्वारा, इसलिए इस बार ऑप्शन सही होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, किसको उसमें उड़ेल कर? तो आंसर इसमें सही होगा हिरुडिन, हिरुडिन यानी बी वाला। आपको बता दें कि हिरुडिन एक रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है, एंटी कागुलेंट होता है, रुधिर स्कंदन रोधी, जो कि जोंक के द्वारा स्रावित होता है। जोंक इसको निकालती है और रुधिर का थक्का नहीं जमता है इससे, क्योंकि एंटी कागुलेंट है, इसलिए रुधिर का थक्का नहीं जमता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। ताकि रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो लगातार रुधिर को ये प्राप्त करती रहेगी। जैसे हिपैरिन था स्कंदन रोधी, बिल्कुल उसी तरह से स्कंदन रोधी होता है हिरुडिन जोंक में, और हिपैरिन मनुष्य में पाया जाता है तो वो भी स्कंदन रोधी होता है। मैंने समझाया था रक्त वाले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर के रक्त वाली टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। और जो इस हिपैरिन था ये मनुष्य में रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये भी थक्का जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? रक्त चूसक तो हम सभी लोग जानते हैं हिरडेनेरिया जो है यही रक्त चूसक होती है और इसी को जोंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाह्य परजीवी होती है। जो हिरडेनेरिया है, जो जोंक है, ये बाह्य परजीवी है और रक्त का चूषण करती है, रक्त को चूसती है, खून को पीती है। और किस संघ में पाई जाती है पूछा जाए तो एनेलिडा संघ में पाई जाती है। अगर इसका सामान्य नाम पूछा जाए तो जोंक अथवा लीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया कौन सी दर्शाएगा? तो आंसर इसमें सही होगा सी, रसायन के प्रति, केमिकल्स के प्रति। आपको बता दें कि केचुए में विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं और इन रिसेप्टर्स में दो तरीके के आपको बता दें, एक कीमो रिसेप्टर्स और दूसरा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स के अंतर्गत रसायन संवेदक होते हैं या विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, और जो फोटो रिसेप्टर होते हैं केचुआ प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट अंग हैं। स्टेटोसिस्ट अंग किस चीज का कार्य करते हैं? स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, तो संतुलन का कार्य करते हैं और ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं। जो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इस संघ के कुछ जंतुओं में स्टेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें यकृत करता है? तो आंसर इसमें सही होगा डी वाला, रेणुपीत कोशिकाएं होती हैं। और रेणुपीत कोशिकाओं को क्लोरेगोगन कोशिकाएं कहा जाता है या क्लोरेगोगन सेल्स कहा जाता है। क्लोरेगोगन सेल्स, आपको बता दें कि क्लोरेगोगन कोशिकाएं जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, ये कशेरुकियों की यकृत की तरह से कार्य करते हैं। जैसे कशेरुकी में यकृत कार्य करता है, लीवर काम करता है, बिल्कुल उसी के समवृत्त होती हैं और ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन और फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती हैं। ब्लड, सिलोमिक फ्लूइड, एलिमेंट्री कैनाल से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? तो यकृत में अभी क्वेश्चन आया था, देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा, उसमें उस तरीके से पूछा था, तो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनके प्लाज्मा में घुला हुआ। किनके प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा डी, केचुए के। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, इनके रुधिर में पाया जाता है और यह इनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। आरबीसी जो होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन जो कुछ अन्य अकशेरुकी जंतु होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, जैसे केचुआ है, तो केचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है, ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणियों में, तो देखिए इसमें सी सही होगा, रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। उसी क्वेश्चन को किस तरह से घुमाकर पूछा गया है, तो रक्त के प्लाज्मा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में रक्त रंजक होता है। अब इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया हीमोग्लोबिन पर ही आधारित, केचुए में रक्त रंजक कौन सा होता है? द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज हीमोग्लोबिन होगा इसमें, हीमोग्लोबिन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है, तो केचुए के रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, केचुए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है। फेरेटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र यानी केचुए में पूछा गया है किस प्रकार का होगा, तो बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। जो फेरेटिमा है इसमें क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस से हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? नेरिस से जब हेट्रोनेरिस बनती है तो क्या परिवर्तन होते हैं?
तो आंसर इसमें से होगा शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया बन जाती हैं। आपको बता दें, जब नेरिस सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है या सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेती है तो इसे हेट्रोनेरिस कहा जाता है। जब सेक्सुअली मैच्योर हो गई तो उसे हेट्रोनेरिस कहते हैं। और इस बीच में, इस दौरान इसमें बाह्य तथा आंतरिक संरचनाओं में बदलाव हो जाता है। जो बाहर से और अंदर से भी इसकी संरचना बदल जाती है। जैसे अगर पीछे के छोर को देखा जाए तो पैरापोडिया बड़े बड़े हो जाते हैं और इसमें चपटी पत्ती की आकार की संरचनाएं बन जाती हैं जो श्वसन में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अगर इस पर प्रश्न पूछ लें आंखें कैसी हो जाती, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और ये सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। जो क्लाइटेलम होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इज अर्थवर्म इज, तो आंसर सही होगा सी, कोकून फॉर्मेशन या कोकून का निर्माण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। यानी केचुए में 14वें से 16वें खंडों में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित करती हैं, म्यूकस और एल्ब्यूमिन युक्त। और ये आगे चल करके एक कठोर संरचना में बदल जाता है, उसे ही कोकून कहा जाता है, कोकून। और कोकून के अंदर ही निषेचन और भ्रूणी परिवर्धन होता है। यानी कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। देखिए क्वेश्चन के बाद जो भी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ये भी आप लोग समझते चले क्योंकि इन पर भी प्रश्न बन सकते हैं। देखा गया है अक्सर कि जो एक बार प्रश्न आता है उसी पर आधारित कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम बताते चलते हैं। तो इसको भी अच्छे से हर एक पॉइंट को आप लोग समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिस मशीन कहलाता है? ग्राइंडिस मशीन कौन सा भाग कहलाता है पूछा गया है। तो आंसर इसका सही होगा बी, गिजार्ड वाला जो भाग होता है इसे ग्राइंडिस मशीन के नाम से जाना जाता है। और ये 8वें तथा 9वें खंड में स्थित होता है, 8वें और 9वें खंड में। और इस पर मोटी मांसपेशियां होती हैं, क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं, मोटी मांसपेशी क्यूटिकल युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं की सहायता से ये भोजन के कणों को पीसता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मींट फॉर, आंसर सही होगा पाचन और अवशोषण यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है टिफ्लोसोल। और टिफ्लोसोल के कारण ही आंतरिक एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म अथवा केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानताएं हैं? व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपीड? आंसर इसमें सही होगा बी, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में पाई जाती है, नालवत तंत्रिका रज्जु। और आपको बता दें कि अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और इनमें नालवत तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड वेंट्रल भाग में पाई जाती है, जबकि कॉर्डेट्स में पृष्ठ भाग में पाई जाती है, डॉर्सल भाग में पाई जाती है। अगर आ जाए प्रश्न कि केचुए का रुधिर संवहन तंत्र है, रुधिर संवहन तंत्र कैसा होता है? तो केचुए में रुधिर संवहन तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, क्लोज टाइप पाया जाता है। और आ जाए प्रश्न फेरिटिमा है, तो फेरिटिमा उभयलिंगी जंतु होता है, उभयलिंगी अर्थात हर्माफ्रोडाइट प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य है। देखिए इस वर्णक को मैंने लेक्चर में समझाया था कि पोरफायरिन वर्णक क्या है और ये कहाँ पर कार्य करता है। जो लोग लेक्चर देखे हैं इस आंसर इसका दे लेंगे। तो केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य क्या होगा? त्वचा से संबंधित है, यानी त्वचा के रंग को, जो भूरा रंग होता है केचुए का, उस रंग को ही बनाता है जो पोरफायरिन पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए द्वारा डेंड्राइट्स को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। केचुए के द्वारा डेंड्राइट्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विखंडन कहलाती है, विखंडन। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।